जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसी रियासत के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में ना ही कोई इतिहास की किताबें छापती है, ना ही किसी अखबारों में जगह मिलती। दरभंगा राज, ऐसी रियासत जो मिथिला का गौरव है, विरासत है। यहाँ कोई कक्षा विशेष की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी कक्षा में हैं, क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको जानना या सुनना चाहिए, क्योंकि अपनी विरासत को जानने के लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं होती है, ना किसी एज की जरूरत। तो आप जरूर इसे जानें, विरासतों को जानें, अपने इतिहासों को जानें। तो ये रॉयल हिस्ट्री जो है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। दरभंगा राज, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासतों में से, अगर कोई रियासत बड़ी और समृद्ध थी तो दरभंगा राज भी क्या था, समृद्ध था। स्थान की बात करें तो मिथिला क्षेत्र, वर्तमान विहार दरभंगा। राजवंश की बात करें तो सर्वप्रथम जो है खंडवाला राजवंश, जो महेश ठाकुर जी के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर। इनकी अगर साम्राज्य की बात करें तो 2410 वर्ग मील में फैली हुई थी। अगर बात करें तो 1 माइल जो होता है वो आपका 1.609 किलोमीटर के अप्रोक्स होता है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 37 to 3800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये विरासत फैली हुई थी। अगर उसके बाद बात करें कि इतिहास और उत्पत्ति की, तो दरभंगा राज की कहानी मुगल काल से शुरू होती और अकबर समय था, अकबर का 16वीं शताब्दी। विद्वान महेश ठाकुर जो थे, उनसे ये प्रभावित होके मिथिला का राज्य जो था वो दान में दे दिया। उन्होंने खंडवाला राजवंश की नींव रखी। जब महेश ठाकुर जी कमान संभालते हैं तो कौन से राजवंश का नींव रखा जाता है, खंडवाला राजवंश, याद रखिए। अंग्रेजों के शासनकाल, ये जो अंग्रेजी शासनकाल था, उस वक्त इसे रियासत का दर्जा दिया गया और जो महेश ठाकुर जी थे उनको महाराजा का उपाधि दिया गया था और महाराजा कहलाए। जब रियासत की दर्जा मिली तो ये महाराजा कहलाए महेश ठाकुर जी। अपनी सेना और पुलिस बल रखने की अनुमति भी इनके पास थी। अपनी सेना और अपनी पुलिस रखने की जो है अनुमति थी इनको अंग्रेज के टाइम में। सोचो, एक ऐसी रियासत जिसकी अपनी सेना थी। उसके बाद अगर बात करें प्रमुख शासक जिसने राज किया दरभंगा राज पे, तो सबसे पहला जो महेश ठाकुर जी थे, आपको पता है संस्थापक थे। 1556 में नींव रखते हैं। एक विद्वान और एक पुजारी भी थे। दूसरा जो है महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। MLSM कॉलेज आपको पता होगा, दरभंगा गए होंगे तो MLSM कॉलेज है, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज। ये शिक्षा प्रेमी थे और साथ में दरभंगा, जो आधुनिक दरभंगा है, इसके निर्माता भी जाने जाते हैं। 1858 से 1898 तक का समय है। तीसरा जो प्रमुख शासक थे महाराजा रामेश्वर सिंह। 1898 से 1929 तक प्रशासनिक सुधार, बहुत ही उच्च किस्म के और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध महाराजा। चौथा अगर शासक की बात करें प्रमुख, तो महाराजा कामेश्वर सिंह। और अंतिम शासक 1929 से 1962, जब चीन और भारत की युद्ध हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना जो है हमारे, उनको इन्होंने अपनी विमान सौंपा था और युद्ध में मदद किया। अंतिम महाराजा था, एक उद्योगपति भी था और एक सांसद भी था। याद रखिए, एक सांसद भी महाराजा कामेश्वर सिंह। उसके बाद अगर इसके इतिहासों की बात करें, शिक्षा में योगदान कैसी रही दरभंगा महाराज की, तो दरभंगा महाराज शिक्षा के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। अगर कोई संरक्षक था, अगर कोई शिक्षा को बढ़ावा देता था, तो दरभंगा महाराज भी थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगर हम देखें BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना में इन्होंने बहुत बड़ी धनराशि दान में दी। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, उसमें पहली लाइब्रेरी जो बनी थी, उसमें बहुत बड़ा दान दिया था, बहुत योगदान किया था। दरभंगा बिल्डिंग आज भी वहां पे है, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। पटना मेडिकल कॉलेज,
पटना मेडिकल कॉलेज में इनका बहुत ही बड़ा अहम भूमिका कह सकते हैं थी बनाने में। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों जो शिक्षा है उस पर जोर दिया। अगर विमान इतिहास की बात करें तो यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि दरभंगा एविएशन, देखो 1950 में महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी खुद की एयरलाइन शुरू की थी। जो अंतिम शासक जो महाराजा कामेश्वर सिंह थे वो खुद के लिए जो एयरलाइन शुरू किए थे अब 1950 ईस्वी में। अब सोचो जिस रियासत के पास 1950 में अपनी एयरलाइन हो उसे कब मिलता है, 2020 में पुनः निर्माण होता है और कार्य स्टार्ट किया जाता है। क्यों? आखिर 1950 में जो एयरलाइन बनी थी उसको क्यों नहीं बरकरार रखा गया? आखिर कौन जिम्मेदार है? इसका कोई तो जवाबदेही लेगा। ये क्वेश्चन हमें अपने शासकों से भी करनी चाहिए, अपने नेताओं से भी करनी चाहिए और अपने आप से भी करनी चाहिए कि आखिर जो 1950 में सक्रिय एयरलाइन थी वो कैसे ठप हो गई, कैसे बंद हो गई? क्यों 2020 में फिर से इसे शुरू किया गया? क्यों ना 1950 से लगातार ये कार्यरत थी? क्यों ना सक्रिय थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों आखिर एक बिहार जो बीमारी राज्य बना, नहीं इन सभी के वजह से तो नहीं हुआ। ये बहुत सारी कारणें हैं जो बिहार आज गरीबी रेखा कहें तो गरीबी, बीमारू और पलायन वाले राज्य के कैटेगरी में खड़ी है। उनके पास 3 निजी रनवे और कई विमान थे जिसमें डगलस DC-3 भी था। 1962 के चीन युद्ध के दौरान उन्होंने अपने विमान भारतीय वायुसेना को मदद के लिए दिए। जब 1962 में चीन और भारत की युद्ध हुई तो इन्होंने अपना वायुयान जो है वो वायुसेना को दिए। यह भारत की पहली निजी एयरलाइन में से एक थी। अगर किसी के पास निजी एयरलाइन थी तो दरभंगा महाराज के पास भी निजी एयरलाइंस थी। आपको ये जानना, अपनी विरासत के बारे में जानना जरूरी है। अगर वास्तुकला और महल की बात करें तो नरगोना पैलेस यह भारत का पहला पूरी तरह से भूकंपरोधी, अगर आज कोई हाईटेक सिटी कहता है ना भारत में कि मैं हाईटेक सिटी हूं या मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, या हम खुद कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, दूसरे शहरों में जाके हम जो रोजगार है या जो भी चीजें हैं वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, आखिर क्यों? जब पहला भूकंपरोधी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, भारत की पहला स्ट्रक्चर जो भूकंप से कुछ भी नहीं से हो सकता है 1934 के भूकंप के बाद, जिसे खरच तक भी नहीं आ सकता भूकंप में, आखिर क्यों अचानक से गायब हो गया वो रियासत? आखिर क्यों अभी जर्जर अवस्थाओं में रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही? इसे 1934 के भूकंप के बाद बनाया गया था। आज यह विश्वविद्यालय का हिस्सा है, आपको पता होगा। बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटी का, जो LNMU है, इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है ये नरगोना पैलेस में है। यहाँ पे बहुत सारा कामकाज जो है यूनिवर्सिटी का, स्टडी भी, क्लासेस भी चलती है यहाँ। उसके बाद अगर आनंद बाग पैलेस की बात करें तो यह अपनी सुंदरता और विशाल उद्यानों के लिए प्रसिद्ध था। बाग बगीचे, बहुत सारी चीजें। आज इसे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जो आनंद बाग पैलेस था, जो बाग बगीचा कह सकते हैं एक तरीके से, उद्यान जहां लोग घूमा करते थे, उसे आज दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से के रूप में जाना जाता है, कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो दरभंगा महाराज केवल एक शाही परिवार नहीं बल्कि आधुनिक बिहार के निर्माता थे। भाई एक ऐसी रियासत जिसके पास 1950 में अपनी एयरलाइंस थी, वो मामूली रियासत नहीं थी। जो 1962 के चीन युद्ध में सहायता किया वायु सेना को, क्या वो नॉर्मल रियासत हो सकती है? जो शिक्षा को लेके, धर्म को लेके, संस्कृति को लेके हर एक आयामों पे खरा उतरा, हर एक आयामों को मदद किया, वो कैसे ये जर्जर अवस्था में आ सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम सबों के लिए, हम मिथिलांचल वालों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए।
शिक्षा, उद्यान, पत्रकारिता और संस्कृति, मैथिल संगीत, धूम्रपद में उनका योगदान अविस्मरणीय था, भुलाया नहीं जा सकता है। दरभंगा महाराज और दरभंगा राज की योगदान है, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हर एक आयामों पे काम किया गया था।